एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है JKSSB का। उसके लिए हमने करना है फुल मॉक टेस्ट। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा, आपको पता है 80 क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आप लोग जो हैं, जितने भी JNK के बच्चे हैं, सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे फुल मॉक टेस्ट की जो है सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ये सीरीज इसी तरह से अगर आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा जो फुल कोर्स है जिसमें हमने बेसिक प्राइस रखा हुआ है जस्ट 99 रुपीज़ में, आपको टोटल जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, प्लस आपको 7 फुल मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं। 6th मॉक टेस्ट हमने आज करा, तो एक अभी पेंडिंग है, तो मैं अभी 7 की जगह 8 फुल मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ के वो मटेरियल को बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। यहाँ पे हम सबसे पहले इंग्लिश की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, इसको आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपने रीड करने हैं, ठीक है। तो ये लो, आप लोग पैराग्राफ पढ़ सकते हो। मैं आपको टाइम दूंगी। ज़्यादा डिटेलिंग आज की क्लास में नहीं होगी, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस 80 क्वेश्चन, सो इट नीड्स टाइम। तो जिसकी वजह से हम जो है जस्ट क्वेश्चंस पे पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया हो, एक बार आप दोबारा से इसको भी पढ़ सकते हो। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम और दूंगी। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ और ये रहा इसका क्वेश्चन। जो सिल्क रोड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसमें से आपने ऑप्शंस देखने हैं और इसका आंसर बताना है। आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स दूंगी। ऑप्शन नंबर सी, अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसके थ्रू कनेक्टेड है। नेक्स्ट, बिसाइड्स गुड्स वट एल्स वॉज सिग्निफिकेंटली एक्सचेंज विया द सिल्क रोड। गुड्स के अलावा और क्या क्या यहाँ पे एक्सचेंज होता है। पैराग्राफ नहीं भी पढ़ो तो भी आप लोग इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कल्चर, रिलीजन एंड नॉलेज आप लोग यहाँ से एक्सचेंज करते हो, ठीक है। जैसे कि बुद्धिज़्म, इस्लाम इसी तरीके से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और इससे आइडियाज़, ट्रेडिशंस जो हैं ये एक्सचेंज होते हैं, और लर्निंग भी इससे होती है। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ द सिल्क रोड इन द टेक्स्ट। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, द हान डायनेस्टी जो है इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस वन ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट येस्टरडे। इसमें से आपने एरर बताना है। पैराग्राफ अभी खत्म हो चुका है, तो अभी आप लोग मुझे बताएं। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में जो एरर है वो है वर में एरर है। वर एब्सेंट जो है ये गलत है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या है, एरर है। क्योंकि आपको पता है जो वन ऑफ होता है वो क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी सिंगुलर ही वर्ब भी लगती है। तो वर्ब जो है वो प्लूरल है, इसी वजह से करेक्ट सेंटेंस होगा वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट येस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपने एरर बताना है। सेंटेंस है, शी हैज रिटर्न्ड बैक फ्रॉम दिल्ली। तो कौन से पार्ट में एरर है, रिटर्न्ड बैक जो है इसमें एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। जो रिटर्न बैक का मतलब भी ऑलरेडी क्या होता है, बैक होता है, तो रिटर्न बैक
रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, बैक होता है। तो अगर आप बैक को बार बार बोल रहे हो तो सेंटेंस रेपिटेटिव हो जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। तो करेक्ट क्या होता है, शी हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली। बैक यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने अवॉइड करने होते हैं। नेक्स्ट, ये आपका सेंटेंस है, ये आपको PQRS की फॉर्म में इसको बनाना है। यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंसेस का बनाइए। आई विल गिव यू 20 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। Although this is not so difficult, yet it needs time. Some of the students are not able to manage it on the right time. तो जल्दी से हम लोग इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपने जो है क्वेश्चन स्टार्टिंग आपको दे दी हुई है, इट इज़ अ वंडर दैट माइग्रेटरी वर्ड्स। अब माइग्रेटरी वर्ड्स जो है इसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम। सबसे पहले आएगा हमारा P, उसके बाद आएगा Q। तो P और Q का एक ही है हमारा, तो हम डायरेक्टली सॉरी, सबसे पहले आएगा आपका S। दोबारा से हम इसको करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले आपका आएगा, इट इज अ वंडर दैट माइग्रेटरी वर्ड्स फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। एस जो है ना, इसके पहले सेंटेंस आएगा, ये आपको देखना है। उसके बाद आएगा आपका ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट, यानी कि SQR और P, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, SQRP। ऑप्शन नंबर जो C होगा ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपने इनको अरेंज करना है। 7th क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है, द नेटिव ऑफ कैरेबियन रिगार्डेड दी पपाया। सेंटेंस आपका P से स्टार्ट होगा, बाकी आपको ये दोनों के दोनों आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिगार्डेड दी पपाया टू कीप दैम, नहीं, पपाया एज अ मैजिक ट्री। पपाया को वो मैजिक ट्री मान रहे हैं। उसके बाद क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप दैम हेल्दी। तो सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा PRQ, यार क्या है ये, PRQS। तो कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर B होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। दे सेड वी आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। आपको पता है जो नरेशन होती है उसमें टेंस चेंज हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंट जो है ये पास्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन आपका जो वॉइस होती है एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें जो टेंस होता है वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, आपने देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका जो कन्वर्जन। तो उसमें जैसे कि आर इज एम आर आता है ना प्रेजेंट में, तो उसमें क्या आएगा, वॉज और वर। तो आप यहाँ पे देखो कि वॉज और वर कौन से सेंटेंस में है, तो जस्ट आपका ऑप्शन नंबर B में ही है, ठीक है। दे सेड दैट दे वर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, चूज द मोस्ट एक्यूरेट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, आपको वॉज वर फाइंड आउट करना है और सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका B निकल के इसका भी सही आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे ने कोई भी मिस्टेक ना करी हो, अगर करी है तो आगे जो 70 क्वेश्चन 71 बचे हुए हैं उनको आपको ध्यान से करना है। बी अपोलोजाइज्ड इफ वी हैड बीन एट फॉल्ट। यहाँ पे आप लोग बता सकते हो हैड बीन की जगह आप क्या यूज कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका जो इफ क्लॉज है ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट में है और ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट में आपका क्या यूज होगा, मेन क्लॉज आपका आएगा वुड हैव। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा आपका कंडीशन टाइप का, यहाँ पे आप इसका जो सही आंसर होगा वुड हैव। वी अपोलोजाइज्ड इफ वी वुड हैव बीन एट फॉल्ट। नेक्स्ट, I am surprised he hasn't called. He have forgotten about the meeting, though he is usually very diligent.
अब यहाँ पे ही के बाद ना आपकी डैश है, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने फिल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो जो माइट होगा इसका जो सही आंसर होगा, माइट क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, बिकॉज स्पीकर जो है वो ट्रू नहीं है। जो मस्ट अगर हम तभी लगाएंगे अगर स्ट्रॉन्ग सर्टिनिटी होती है। शुड एंड ऑट जो होते हैं ये दोनों आपके क्या शो करते हैं, ड्यूटी को शो करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में आपका माइट ही यूज होगा। आई माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग दो ही इज यूजुअली वेरी डिलीजेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे ये जो आपका आर्टिकल्स हैं इसमें से कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें इसमें सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। तो जो हिमालयाज होंगे वो आपके क्या है, माउंटेन रेंज है। तो माउंटेन रेंज जो होते हैं ना, बहुत सारे माउंटेन्स जो है बनके आपके रेंज बनाते हैं, उसके लिए आपका द यूज होता है, सिंगल के लिए आपका यूज नहीं होता। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालयाज का क्या है, पार्ट है। तो इसी वजह से आपका इंडिविजुअल माउंटेन्स के लिए द यूज नहीं होता। यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे द नहीं था, इसी वजह से ये इनकरेक्ट था। यहाँ पे द यूज हो रहा है, तो ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ही possesses courage that is rare in man of his age। तो यहाँ भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि जो करेज जो है ना वो आपका क्या है, आपका करेज आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम सॉरी आई कांट ज्वाइन यू फॉर डिनर टुनाइट, आई एम फीलिंग बिट। यहाँ पे आपने फ्रेज बतानी है कौन सी यूज होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप क्या होते हो, अनवेल फील करते हो। ओवर द मून का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, वेरी हैप्पी। ठीक है, इन द रेड का मतलब होता है कि आप क्या हो, डेट में हो। ठीक है, और उसके अलावा बिहाइंड दी 8 बॉल का मतलब होता है आप लोग किस में हो, ट्रबल में हो। तो ये चारों के चारों आप लोगों को नहीं पता करने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने मिटिगेट का सिनोनियम बताना है। तो मिटिगेट का मतलब होता है कुछ चीज़ को आप रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस में देखें तो एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, पेन को रिड्यूस कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम एग्रावेट एंड इंटेंसिफाई का मतलब देखें तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है कुछ चीज़ को आप लोग कंबाइन कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, लूसिड का आपको एंटोनियम बताना है। तो अगर आप लोगों को इसका मीनिंग पता होता है होगा तो लूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, तो क्लियर इसका मतलब होता है। तो आपने इसका अपोजिट बताना है, यानी कि आपको वो चीज़ बतानी है जो कि अनक्लियर है। तो अपोजिट जो होगा इसका वो होगा आपका मुर्की। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट और जो रैशनल है ये दोनों सिमिलर हैं लूसिड के ही। ठीक है, यानी कि वो क्लियर है वो चीज़ें, और क्लियर तो ऑलरेडी क्लियर ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, टू बाइट द बुलेट। आपको कोई बुलेट को बाइट करने के लिए बोले तो क्या आप उसको कर सकते हो, आप खुद ही उस चीज़ को सोचो, यानी कि वो आपके लिए अनप्लेजेंट होगा, डिफ़िकल्ट होगा। टू एक्सेप्ट समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, ये ईडियम है, यानी कि आप कोई भी हार्ड सिचुएशन को ब्रेवली फेस कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि रियल में आप लोग इसको बाइट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। डिस्पाइट द हैवी रेन द मैच वेंट डैश एज प्लान्ड। तो यहाँ पे फिट होगा जो करेक्ट वो होगा आपका अहेड।
करेक्ट फ्रेज जो इसमें यूज होगा वो होगा आपका वेंट अहेड। हैवी रेन के बाद भी जो मैच है, जो भी उन्होंने प्लान करा था वैसा ही कंटिन्यू रहा। तो अगर वेंट थ्रू का मतलब होता है, वेंट के साथ अगर हम थ्रू करते हैं ना तो होना था एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए जो कि हमने प्लान करा था। तो वेंट अहेड, आगे जो हमने प्लान किया वैसा ही हुआ, तो ये इसमें सी ही सही फिट होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलोनल। लेकिन हम इसको प्रोनाउंस जो करते हैं ना, कर्नल, इसको प्रोनाउंस इस तरह से किया जाता है कर्नल, लेकिन स्पेलिंग्स होती हैं इसकी COLONEL। ठीक है, इंग्लिश स्पेलिंग्स जो है ट्रिकी हो सकते हैं, इसी वजह से आपको स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई टेल यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कमांड कर रहा है, उसको ऑर्डर कर रहा है कि जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो। तो इसका अगर हम बोलेंगे सही जो ऑप्शन ए होगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही। आई जो है आपका सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एज ही टोल्ड। ही, यू जो है वो आपका हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर नहीं है, ना ही ये आपकी एडवाइस है। सेड टू आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, टेल टोल्ड में, आई ही में, ऑप्शन ए इसका फॉलो होगा। तो ये हमने करी है अभी इंग्लिश सेक्शन। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है हमारा जनरल नॉलेज। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट रखा है, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। तो अगर आपने इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि मुझे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ, लेकिन 10K तो छोड़ो, आप लोग 5K में भी अभी तक पहुंचा नहीं रहे हो। तो अगर आप इस क्लास के बाद 5K कंप्लीट करवाते हो तो ये कंटिन्यू करूँगी मैं सीरीज़ को, एल्स मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मुझे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग पढ़ते हैं, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेन लैंड का, जो कि उसका जो नाम है वो है लिखा हुआ यहाँ पे इंदिरा कोल। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे आप लोग बताओ 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पर, सॉरी ये क्या बोल रही हूँ मैं, इंडिया कोल जो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये इंडिया कोल आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ना कि आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट जो मेनलैंड का पॉइंट है ना, मेनलैंड का बोल रही हूँ मैं, तो वो आपका क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट जो पूरे भारत का देखेंगे, ना कि जस्ट मेनलैंड, अगर हम उसमें आइलैंड का भी देखेंगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है आइलैंड्स का भी। और अगर सिर्फ मेनलैंड तक देखेंगे वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर हम इंडियन मेनलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे ना तो वो है आपका इंदिरा कोल। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। यहाँ पे बताना है कि इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट ये नहीं है। तो इंडियन डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुला, तीनों है, ऑप्शन नंबर डी है। तो जो वेस्टर्न घाट है ना, ये एक माउंटेन रेंज है। ये क्या है, आपकी माउंटेन रेंज है, जैसे कि हमारे हिमालयाज है ना, तो ये डिवीजन नहीं है। इंडिया का जो मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपका क्या आता है, डेजर्ट, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब शामिल होते हैं। इंडियन डेजर्ट जो है ये आपको बता दूं मैं, ये राजस्थान में है। कोस्टल प्लेन जो कि समुद्री किनारे जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेनिनसुलर भारत का जो बड़ा प्लेट्यू रीजन है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो सॉरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है, इन चारों जो है पॉज कर लीजिए आप वीडियो को और आंसर देते रहिए, मैं जल्दी जल्दी करवाती हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दामोदर, जो कि आपका बंगाल और झारखंड के में बार बार बढ़ जाती है, जो दामोदर रिवर है ना, इसी वजह से इसको सॉरो ऑफ बंगाल जो है इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है,
साउथ वेस्ट मानसून कवर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट बाय 15th of July. ओके ठीक है. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेनफॉल इन मेघालय. तो कौन कौन सी इसमें से सही है? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी एकदम ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जुलाई मिड तक पूरे भारत में फैल जाता है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल लेके आता है, जो कि मेघालय भी आपका नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है. मेघालय जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाले जो पार्ट्स में एक है, और अरेबियन सी ब्रांच जो है ये वेस्टर्न कोस्ट में बारिश लाता है. जो अरेबियन सी ब्रांच है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट में बारिश लाता है, और मानसून एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि वो हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं, इनमें रेनफॉल होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. लीव्स जो है ये सीजनली नहीं घिरती है. ये फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी से बहुत रिच होते हैं. नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा. वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, और राइस यहाँ की जो है ये आपकी मेन क्रॉप मानी जाती है. जो पंजाब है ना, ये आपका किसके लिए माना जाता है, वीट के लिए माना जाता है, और राइस प्रोडक्शन आपको पता ही है इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो है ये आपका मुंबई पोर्ट है. ये अरेबियन पर जो सी पे है, और अगर हम बात करेंगे शिप्स जो होते हैं इनको नेचुरल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है, और ब्रिटिश टाइम से ही ये एक मेजर ट्रेड सेंटर रहा है. और इसके अलावा ये बिजिएस्ट जितने भी पोर्ट है उसमें से भी ये एक माना जाता है. तो ये भी आप इसमें से क्वेश्चंस पढ़िए. आपने बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 का अगर आपने सेंसस देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बताइए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतना पता होगा कि सबसे डेंसिएस्ट कौन सा है तो वो है आपका बिहार. तो आपका जो बिहार है सबसे डेंसिएस्ट है. और अगर आपको ये पता होगा तो ए का जो है ऑप्शनेबल ए के साथ अगर आप सी मैच कर दोगे तो भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ए के साथ आपका आएगा 3 और बी के साथ आपका आएगा 4. अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम डेंसिटी है, और उसके अलावा इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 383, और वेस्ट बंगाल की जो है ये आपकी 1029. तो आप ऑप्शन नंबर डी होगा सही. विच प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड दी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस वो हुई थी किसने चेयर करी थी ब्रिटिश के टाइम पे? तो ये थे आपके जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड. ठीक है, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? 1930 में. कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी. तीनों के तीनों लंदन में ही हुई थी. ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्यूचर पर थी, और जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे. इसमें ब्रिटिश और इंडियन लीडर्स ने जो है इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट लिया था, और ये फ्रीडम मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था. नेक्स्ट, Which famous slogan is associated with Subhash Chandra Bose? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम. तो ये स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है. इसमें लोगों को बलिदान के लिए उन्होंने प्रेरित किया, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, बाकी के जो स्लोगन्स हैं वो दूसरे फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए हैं, और आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा जो स्लोगन है कौन से लीडर का है. ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा. ठीक है, आई होप सबको ही आता होगा ये. Who among the following is the writer of the book तारिके डोगरा देश? सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नरसिंह दास नरगिस. ये बुक जो है डोगरा राज्यों के इतिहास पर लिखी गई है, और इसमें अगर हम बात करेंगे जो राइटर हैं वो नरसिंह दास वगैरह है. JNK हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो आप लोग इसके पढ़ लेना. Yun Sang, the eminent Chinese traveler, visited Kashmir during the rule of which dynasty?
सो ये बेसिक क्वेश्चन है, कारकोटा डायनेस्टी, और ये 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर थे तब आए थे, ठीक है, 7th सेंचुरी में। और पूरे इंडिया के रीजन्स जो है उनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, कश्मीर की हिस्ट्री जब उन्होंने लिखी। और कश्मीर में उस टाइम पे कारकोटा डायनेस्टी थी, और उनकी जो राइटिंग्स हैं, और वो जस्ट अ सेकेंड, वो मैसेज करते हैं, उनकी जो राइटिंग है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ये फॉरेन ट्रेवलर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन पूछे जाते ही हैं। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कौन सी ठीक है। तो आउटर प्लेन्स जम्मू को जो रीजन है उनको लोकली अंडरवा और वाजबात बोला जाता है। जम्मू सिटी जो है नदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक्स में लोकेटेड है, या फिर दौलतदार लोकेटेड है मिडिल हिमालयस में। कौन कौन सी इसमें से सही स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखेंगे। जो स्टेटमेंट हमारी, एक सेकेंड, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। जम्मू सिटी के आउटर प्लेन्स को अंडरवा और वाजवत बोला जाता है, और धौलाधार जो है मिडिल हिमालयस के साथ एसोसिएटेड है। जम्मू सिटी जो है ये शिवालिक्स पे लोकेटेड, ना कि नदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक्स, ये सदर्न में है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके ऑप्शंस, सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो इसमें बताना है कि कश्मीर रीजन में कौन सा क्लाइमेट टाइप है। तो आपको ये आंसर दिख ही गया, गलती से दूसरी पीडीएफ ओपन हो गई। तो इसका जो सही आंसर है वो मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन में कश्मीर रीजन जो है ये आता है। कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट होता है। आपको पता है जो विंटर्स में क्या होती है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, सॉरी, और समर में माइल्ड और प्लेजेंट होता है। तो ये ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। इस क्लाइमेट में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जवाहर टनल। It is also known as Banihal Tunnel. Length of tunnel 4.85, tunnel lies in पीर पंजाल रेंज। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर है। तो इसका अगर हम देखेंगे, ये जम्मू को कश्मीर वैली से जोड़ता है, आपका जो बनिहाल टनल जो है, ठीक है, जवाहर टनल भी इसको बोला जाता है, और ये पीर पंजाल में ही है। और आपने मुझे बताना है इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ कितनी है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और इसका आंसर बताना है। आई विल गिव यू टाइम 10 सेकेंड्स। बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ये ही स्टेटमेंट ठीक है। झेलम रिवर को मून रिवर नहीं बोला जाता, ठीक है। और आपको जो वेथ इसको बोला जाता है, अगर आपको पता होगा वितास्ता इसको बोला जाता है। वुलर लेक आपका जो है कश्मीर का सबसे बड़ा है। डीपेस्ट जो है ये आपका मानसबल लेक है, ठीक है, वुलर लेक नहीं है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। कोसारनाग लेक द सोर्स ऑफ विशव रिवर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये आपकी पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, तो डिनर का भी टाइम हुआ है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूँगी। हम यहाँ पे आपको बताना है शालीमार गार्डन के बारे में। ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, मैं आपको टाइम दूंगी और इसका आंसर आपको चूज करना है। सो इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एज ऑफ दिसंबर 2025 विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ओडिशा। और ये रिपोर्ट नीति आयोग ने रिलीज करी है, और ये स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करता है। विच इंडियन स्टेट टीम क्लिंच्ड इट्स मेडन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल इन 2025। हरियाणा ने ये पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, और ये इंडिया का डोमेस्टिक T20
टूर्नामेंट होता है और फाइनल मैच में हरियाणा का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा। तो अभी हम करने वाले हैं कंप्यूटर। तो चलिए फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कंप्यूटर का। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ईडीपी स्टैंड्स फॉर। टाइम दे रही हूँ मैं, अभी बोलूँगी नहीं, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर्स जो है ये बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए ईडीपी का यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट्स इन एमएस एक्सेल। सो शिफ्ट प्लस F11 ये आपका नई वर्कशीट एमएस एक्सेल में इंसर्ट करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका मतलब होता है, और ये कैलकुलेशंस और आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका CU। ठीक है, ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। पूरे कंप्यूटर में कौन सा पार्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज करना, किस तरह से डेटा को एग्जीक्यूट करना, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे शो करती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इनपुट डिवाइसेस सीपीयू का पार्ट नहीं होती है, प्रोसेसिंग जो है ये सीपीयू के अंदर होती है। विच कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिफ्ट प्लस डिलीट से जो फाइल है ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, परमानेंटली डिलीट कर देता है ये। और नॉर्मल डिलीट से जो फाइल होती है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और उससे क्या होता है कि ये फिर परमानेंट डिलीट नहीं होती, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट होती है। Which among the following is a computer's memory, but unlike a virus, it does not replicate itself? ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रोजन हॉर्स। ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, ये वायरस की तरह रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन ये धोखा देकर आपके सिस्टम में एंटर करता है और डेटा को आपका चोरी कर लेता है, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम फिर डैमेज हो जाता है। बिकॉज एंटीवायरस इसे जो है ये डिटेक्ट करने में बहुत ही जो है काम कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी होगा जो कुकीज इसका सही आंसर है, जो कि एक स्मॉल फाइल्स होती हैं, ब्राउजर में स्टोर होती हैं, और ये वेबसाइट को यूज़र को पहचानने में हेल्प करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रिटर्न विजिटर्स ट्रैक करने के लिए यूज़ होती है वो होती हैं आपकी कुकिंग्स। और जो ऑनलाइन शॉपिंग्स और लॉगिन्स जो है इसमें कॉमनली कुकिंग में से यूज़ होता है। और प्राइवेसी सेटिंग्स में कुकिंग कंट्रोल भी हो सकती हैं अगर आप करो, बिकॉज आपको पता है आप कोई भी ऐप खोलोगे, आपने कुछ सर्च मारा होगा शॉपिंग ऐप पे, तो आपको वही चीज़ें बार बार वो पर्टिकुलर ऐप दिखाएगी। विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्शन नंबर बी राउटर, जो है ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है और डेटा पैकेट्स को रूट करने में इसका काम होता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। OSI जो मॉडल होता है उसमें नेटवर्क लेयर्स जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं, इंटरनेट राउटिंग रूटर्स के थ्रू ही होती है। विच माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो MS पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड्स में चार्ट्स वगैरह एनिमेशन यहाँ पे किए जा सकते हैं, और बहुत सारे टीचिंग और बिजनेस मीटिंग्स में ये बहुत सारी ही कॉमन होती है चीज़। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन MS विंडोज।
ये MS वर्ड की बात नहीं हो रही, MS विंडोज़ इन बिल्ट एप्लीकेशन। तो MS वर्ड जो है ये MS ऑफिस का पार्ट है, ना कि MS विंडोज़ का, ठीक है। MS ऑफिस सूट में जो बेसिक एप्लीकेशन होती है ये उसका पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। पेंट विंडोज़ का, CD प्लेयर वॉल्यूम कंट्रोल भी विंडोज़ का होता है, और इनबिल्ट ऐप ऑपरेटिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसके साथ इनबिल्ट ऐप जो कि आपकी फ्री में आती है, और MS वर्ड अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये आपका फ्री में नहीं आता। Who among the following invented JavaScript programming language? ऑप्शन नंबर ए ब्रेंडन ईच जो है ये इसका सही आंसर होगा। इन्होंने 1995 में इसको डेवलप करा था, और वेब डेवलपमेंट में ये वाइडली यूज़ होता है। HTML एंड CSS के साथ ये काम करता है। नेक्स्ट, Which among the following is not a mobile operating system? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन जो है पहले मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम iOS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग। सो सफारी जो है ये क्या है, ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। Which of the following system software resides in the main memory always? तो जो भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है वो होता है आपका लोडर, और इसी वजह से ये आपका हमेशा ही मेमोरी में होता है, और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये मेन मेमोरी में रहता है। एडिटर, असेंबलर और लिंकर ये आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज। आपको पता है जो बाइनरी नंबर है वो सिर्फ 0 एंड 1 का ही यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर की इंटरनल कैलकुलेशंस जो है ये बाइनरी सिस्टम में ही होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 98 जो है ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो अगर हम बात करेंगे 64 + 32 + 2 ये मिलके बनाता है 98। तो यहाँ पे आपका बाइनरी होगा 1110100। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी रेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अ स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट? अगर हम बात करेंगे पी रोम में सिर्फ एक बार प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ईपी रोम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका यूवी जो है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूवी लाइट से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये यूवी लाइट से आपका इरेज करता है। लेकिन अगर हम ईईपी रोम को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ये इलेक्ट्रिकली तरीके से इरेज करता है डेटा को, ठीक है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा। और मास्क रोम फैक्ट्री प्रोग्राम्ड होता है, और ईपी रोम जो है ये आपका रीयूजेबल रोम भी हम इसको बोलते हैं। Next, which keyboard shortcut is used to open the find and replace dialog box? कंट्रोल प्लस F जो है ये सिर्फ आपको फाइंड करना होता है, ये उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस H आपका फाइंड एंड रिप्लेस दोनों के लिए होता है। रिप्लेस से जो टेक्स्ट जो है ये ऑटोमेटिकली, रिप्लेस से टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली हम बदल सकते हैं, ठीक है। और वर्ड एक्सेल दोनों में ये आपका यूज़ होता है। What is the shortcut key to insert a page break in MS Word? कंट्रोल प्लस P आपका किसके लिए होता है? प्रिंटिंग के लिए होता है। इस अगर हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर इसका सही आंसर होगा, इससे आपका पेज ब्रेक होता है। और शिफ्ट प्लस एंटर जो होता है इससे आपका क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। Which device would you use to convert a handwritten architectural sketch into a digital CAD format? ऑप्शन नंबर ए डिजिटाइजर टैबलेट जो है ये आपके ड्राइंग्स जो होते हैं, ड्राइंग्स को ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स जो हैं ये इसका यूज़ करते हैं। CAD सॉफ्टवेयर के साथ ये यूज़ होता है। और अगर हम बात करेंगे मिडी कीबोर्ड, ये आपका
म्यूजिक के लिए होता है। OMR जो है, OMR रीडर, ये आपका आंसर शीट्स के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Which of these is a modifier key on a standard QWERTY keyboard? सो ऑप्शन नंबर बी जो है, शिफ्ट होता है आपका मॉडिफायर की। ये आपका लेटर्स को कैपिटल बनाने में ये आपका हेल्प करता है, ठीक है, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम मॉडिफायर की। जैसे कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट, ये तीनों आपके क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफायर की इन तीनों को बोला जाता है। मॉडिफायर कीज जो है ये काम का जो मीनिंग ही चेंज कर देती है। नेक्स्ट, which port is most commonly used to connect modern monitors to high definition video sources? ऑप्शन नंबर सी, HDMI, ये हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रांसमिट करती है, और जो मॉडर्न मॉनिटर्स और टीवी जो होते हैं उसमें आपका ये HDMI यूज़ होता है। और अगर हम बात करेंगे VGI, ये पुराना एनालॉग पोर्ट होता है। क्या होता है, ये पुराना एनालॉग पोर्ट है। और सीरियल पोर्ट जो है ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। किसके लिए होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। और PSY2 ये कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। किसके लिए होता है, कीबोर्ड and mouse. Next question. Which operating system concept was popularized during the third generation? थर्ड जनरेशन में आपका मल्टी प्रोग्रामिंग आपका पॉपुलर हुआ था। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं रन होने लगे, और इससे CPU यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो गया था। बैच प्रोसेसिंग पहली जनरेशन में कॉमन थी। जो बैच प्रोसेसिंग थी ये फर्स्ट जनरेशन में आपकी कॉमिंग थी। और GUI और क्लाउड कंप्यूटिंग बाद में पॉपुलर हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आपका अभी तक का स्कोर कितना रहा है, अगर आपका 50 प्लस चल रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अब क्योंकि अभी आपको 20 आउट ऑफ 20 लेने होंगे, 50 प्लस 20 आपका 70 स्कोर होता है। और अगर आपका 55 प्लस है तो भी आप बहुत अच्छे रेंज में हो, तब भी आपके चांसेस है 70 प्लस स्कोर करने के, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के। तब तक आपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है बहुत सारा, ठीक है, तभी मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपको देखना है जो जॉइंट है इसको आपने कोड में हमने लिखा है MKEXR, तो इसी में आपको रूट को इस लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन को आप लोग जो है देख लेना और फिर इसका आंसर बताना। तो अगर हम देखेंगे हर एक लेटर जो जॉइंट का है ये शिफ्ट फॉरवर्ड हुआ है +6, ठीक है। G के बाद M, उसके बाद I के बाद O। यहाँ पे आप एक सेकेंड, हाँ, G के बाद ऐसे M होता है, I के बाद जैसे कि आपका O होता है। तो लेकिन यहाँ पे I के बाद K है, A के बाद E है, N के बाद X है, T के बाद आपका R है। तो यहाँ पे 6 लेटर आपके बड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ROUTE का अगर हमने सेम पैटर्न देखना होगा तो R के बाद आएगा +6 आएगा आपका V, फिर आएगा S, O के बाद आएगा आपका Y, फिर X, फिर आएगा I, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका होएगा इसका सही आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man said to a lady, "Your father's wife's sister is my wife. How is the lady's mother related to the man?" अगर हम बात करेंगे योर फादर वाइफ, तो वो आपकी क्या हुई, योर मदर हुई, ठीक है, हमारी कौन हुई, माँ हुई। लेकिन अगर हम बात करेंगे योर मदर्स सिस्टर, वो क्या होगी, आपकी आंट होगी, जैसे कि आपकी मम्मी की बहन, ठीक है। लेकिन जो मैन है वो क्या कहता है कि आंट जो है वो इसकी वाइफ है। तो जो कि लेडी की मदर होगी ना, वो उसकी वाइफ की क्या, उसकी जो लेडी की मदर होगी वो सिस्टर होगी उसकी वाइफ की। तो इसी वजह से वो क्या हुई, उसकी सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9?
अगर हम इसका सम करेंगे ना, इन सभी क्वेश्चंस, अगर हमने 9 के साथ किसी को डिवाइड करना हो तो उसका जो सम होगा नंबर्स का, तो वो अगर 9 से डिविजिबल हुआ तो वो आपका आंसर सही होगा। तो अगर हम देखेंगे 9, 8, 4, 3, 6, 6, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो सम होगा वो होगा 36। 36 आपका 9 4 36। तो ये जो है बाकी के तीनों ऑप्शन ये है 9 से आपके डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, find the remainder when sum of 5 consecutive natural number from 5 to 38 to 5 to 42 both inclusive। फ्रॉम जो होता है ना, इसमें दोनों आपके इंक्लूड होने होते हैं, लेकिन जो बिटवीन होता है उसमें दोनों के फर्स्ट और लास्ट इंक्लूड नहीं होते, और जो कि आपके 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपने उनका मुझे बताना है रिमाइंडर। तो अगर हम किसी भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हमने डिविजिबल करना है 5 से, ये क्या है, आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इनका जो सम है वो डिविजिबल होगा 5 से। तो अगर 5 जो है 5 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा, तो हमें पूरा सम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। इफ़ 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ अ नंबर इज़ 1344, देन व्हाट इज़ द नंबर। अगर हम 25% को हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, अगर हम 25% देखते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1/4 के। 60% आपका होता है 3/5 के। 70% होता है आपका 7/10 के। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स से, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, तो हमारा जो नंबर है वो किसके बराबर आता है, 341344। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा 12800। तो इतना टाइम नहीं है अभी मल्टीप्लाई करने का, तो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ डोर फ्रेम हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1040 टू 1196। तो आपने बताना है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है। तो परसेंटेज इंक्रीज हमने देखनी होगी। 1196 से अगर हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 1040 को, तो हमारा क्या आता है, 156 इसका आंसर आता है। तो हमने जो परसेंटेज निकालनी होती है 156 अपॉन 1040, इनिशियल जो था वो जितना था उससे हमने इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना होता है 100, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। Jenny gets successive discounts of 10%, then 20% on his food bill of 4550. What is the amount paid by Jenny? तो अगर हम फर्स्ट परसेंटेज दिख रहे हैं, डिस्काउंट आपका मिल रहा है 10%, तो 4550 का जो 10% है वो कितना होगा, 455। सेकेंड डिस्काउंट आ रहा है 20%, तो 4095 जो है इसका जो 20% होगा आपका 819। ठीक है, तो अगर हम फाइनल अमाउंट देखें, 4095 माइनस 819, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 3276। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। The average of 190 lab readings was 86 units. Later on, it was found that reading 276 was wrongly typed at 86. Find the correct average. तो अगर हमने इनका रॉन्ग टोटल देखना है तो हमने क्या करना है, 190 इंटू 86, हमने पहले इनका क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है। ठीक है, तो अगर हम इनका जो है सम देखेंगे तो हमने जब भी हमने न्यू टोटल निकालना है तो ओल्ड टोटल जो हमारा आना था उससे हमने जो आपकी रॉन्ग है उसको माइनस करना होता है, जो सही होता है उसको प्लस करना होता है। तो जो भी हमारा ओल्ड ये इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर उसमें से 86 माइनस करेंगे, 276 हम प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर जो आएगा उसको फिर हमने 190 के साथ जब 190 के साथ जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 87। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइंस शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस, ये आपको रिप्लेस करना है इसमें से, तो इसमें से कौन सा आपका होगा। तो अगर हम करते हैं 16 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आपका आता है 50। तो पहले हमने इंटू किया, फिर हमने प्लस किया, फिर इक्वल्स टू किया, यानी कि ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा 16 इंटू 3 प्लस 2
डिवाइड बाय 110। जस्ट अ सेकेंड, इसको फिर से करते हैं हम। 16 इंटू 3 प्लस 2, ये आपके आते हैं 50 एक साइड, और राइट साइड में अगर हम करते हैं 110 डिवाइड बाई 2 माइनस 5, ये भी आपके आते हैं 50। तो दोनों के दोनों साइड्स आपके इक्वल हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इमरान covered 1862 किलोमीटर इन 49 आवर्स, फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रेवल्ड इन किलोमीटर पर आवर में आपको इसको बताना है। जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे 1862 किलोमीटर कितने उसमें कवर किया 49 आवर्स में, तो आपका कितना आ रहा है 38 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसमें क्या निकालनी थी आपकी स्पीड, क्या लिख रही हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा 38 आएगा आपका डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने करने हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, खुद ही सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं है। आमिर कैन फिनिश वर्क इन 63 डेज एंड ब्रियान कैन डू द सेम वर्क इन 126 डेज। जब वो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं? तो जो आमिर जो है उसका जो वर्क रेट है वो कितना है 1/63, और ब्राइन का जो वर्क रेट है 1/126। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे 1/63 प्लस 1/126, तो ये हमारा क्या आता है 3/126 इज इक्वल्स टू 1/42। तो वो कितना टाइम लेंगे दोनों एक साथ करने में? वो 42 डेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ 12a इज इक्वल्स टू 13b एंड 9b इज इक्वल्स टू 12c, ए बी सी की आपको रेशो बतानी है। अगर हम ए रेशो बी देखेंगे तो वो कितना आएगा 13/12। जैसे कि अगर आपका 12a इज इक्वल टू 13b लिखा होता तो ये जो इनका इसका जो नंबर होता है ये होता है और इसका ये होता है, a/b किसके बराबर होता है 13/12, इसीलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आई होप पता होगी, ठीक है। a रेशो b आपकी कितनी है? a रेशो b इज इक्वल्स टू 13/12 है। लेकिन अगर हमने 9b इज इक्वल्स टू 12c, तो b रेशो c आपकी कितनी है 12/9। तो अगर हम इन तीनों रेशो को कंबाइन करते हैं, a रेशो b रेशो c, a रेशो b कितनी है आपकी 13/12, और b रेशो c कितनी है आपकी 12/9। तो जहाँ पे जो चीज़ मिसिंग होती है वही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनको काट पीट के जो हमारी जो रेशो आनी है वो आनी है हमारी 13/12/9। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर होगा। और जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा बी दोनों में सेम है तो फिर हमें ये मेथड नहीं करना होता, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी कितनी है 13/12, तो यहाँ पे भी बी 12 है, तो हमें अभी इसको करना ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम सी की रेशो लिख लेंगे, तो आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 315 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 252 days. How many days can 5 men and 5 boy can do the same work? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक मैन और एक जो बॉय है उसका जो वर्क रेट पता करना होगा, तभी आप 5 मैन और 5 बॉय का वर्क रेट जो है ये कर पाओगे। तो अगर आपको इनका टाइम कैलकुलेट करना होगा तो आपको टोटल वर्क को डिवाइड करना है कंबाइन इनका जो रेट होगा उससे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 140। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपने मिसिंग टर्म बतानी है इस सीरीज में। तो अगर हम 192 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24, ठीक है। अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे आपकी हर एक टर्म जो है वो डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको दोबारा से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देख रहे हो 192, 24, 6 और 3, तो 192 डिवाइड करेंगे हम इसको 8 से तो आपका आएगा 24, ये आपका आ गया। 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो आपका आएगा ये। अब
इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपका आएगा 3। तो ये डबल डबल होते ये यहाँ पे जो जो इसको डिवाइड करें हम, तो उसका आंसर ये आ रहा है। तो यानी कि अगर हम 192 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 3072। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो और फिर इसका सही आंसर बताओ। तो ये आपको इस तरह से इसकी अगर आपको डायरेक्शन पता होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका आएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आएगा आपका साउथ ईस्ट। तो ये जो है क्वेश्चन में अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, फिर वो क्लॉकवाइज चलता है यहाँ पे, और फिर 65 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है यहाँ तक, फिर उसके बाद 155 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो वो उस टाइम पे आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 4200 में कुछ मोबाइल को लिया और इसमें से बेच दिया 4620 में, तो आपने गेन परसेंटेज बताना है। तो वही सेम इसमें से इसको माइनस करना है, जो आएगा उसको डिवाइड करना है 4200 से, मल्टीप्लाई इसको करना है 100 से। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 420। तो जब हम 420 डिवाइड बाई ये जो करेंगे तो 42 10 आपका आता है 420। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। 91 नंबर की एवरेज जो है ये 237 है। एक नंबर जब उसमें से कम करेंगे तो एवरेज सेम रहेगी, नंबर जो कि एक्सक्लूड किया। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी ट्रिक होती है, जैसे कि पहले आपको क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है। 91 इंटू 237, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, जब हमने एक नंबर निकाल दिया यानी कि नंबर आपके हो गए 90, तो उन्होंने क्या बोला, जो आपकी एवरेज जो रहेगी वो रहेगी 237 ही। तो आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, उसमें से दूसरे को माइनस कर देना है, ठीक है। जब माइनस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपकी एवरेज जो होगी उसमें बताना है कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड किया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा आपका 237। वट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इसमें ये सीरीज आप लोग देख लो, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ पे लिखा होगा। तो ये आपके नंबर्स और लेटर्स हैं, जैसे कि O15 D4 K11 19 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका लेटर होगा Q, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट देख लो आप और इसका जो सही आंसर बताओ। टेलर ऑफर कर रहा है डिलीवरी सर्विस। टेलर है डिलेड द कस्टमर वर्क सो ऑफर्स टू डिलीवर एट होम। जो स्टेटमेंट में लिखा होगा वही आंसर में आपने देखना है, अपने से कोई भी स्टेटमेंट नहीं बतानी है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, टेलर क्लियरली क्या करता है, डोर डिलीवरी भी देता है और वो डिले भी करता है, और डिलीवरी ऑफर्ड जो होती है वो डिले की वजह से होती है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी फॉलो होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी आज की क्लास का, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत चीज़ है यार, सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर आप देख लो, सर्टस फ्रूट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विच हेल्प्स फाइट कैंसर। इसके जो कंक्लूजन देख लो आप, इंक्लूडिंग सिट्रस फ्रूट इन डाइट विल गार्ड अगेंस्ट कैंसर, और जो कि नहीं खाते हैं वो वल्नरेबल होते हैं कैंसर के लिए। तो स्टेटमेंट बोलती है सिट्रस हेल्प करता है फाइट कैंसर में, तो ये जो है अगर हम इसको डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बिल्कुल ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ है कि नॉन ईटर्स विल श्योरली गेट कैंसर, ऐसा तो स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हम अपने से कुछ भी अजम्पशंस नहीं लेके चलते हैं, तो इसी वजह से ओनली वन यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर।
तो आई होप कि मैंने कोशिश करी है। फर्स्ट टाइम में मैथ जो है ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं आता समझाना ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर आप कॉपी लेके बैठोगे तो आई होप मैं समझा पाऊँ, लेकिन इतना अच्छे से मैं जल्दी जल्दी नहीं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ये आप मैनेज कर लेना, बाकी तीनों सेक्शन में अच्छे से आपको करवा दूंगी। बाकी मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डेली लेके आऊँ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लाऊँ, तो उसके लिए आपको 10K कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी है वो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स टू। थैंक यू।